नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे पंचायत के बारे में। इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको भाग 6 पढ़ाया होगा, हमारे राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय के बारे में। और आज हम हमारे पॉलिटी का, हमारे भारत की राज्य व्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचायत। पंचायत से भी आपके एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में, जो भी अपनी वन डे एग्जाम होती है, सभी में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पंचायत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 5 लोगों का समूह जो पंच पटेल फैसला करने वाले होते हैं। पंचायत, बहुत सारे लोगों के अंदर 5 मुख्य लोग हम निर्धारित कर लेते हैं फैसला करने के लिए। तो पंचायत का मतलब 5 लोगों का समूह। और पंचायत को माना जाता है स्वशासन की स्थानीय इकाई, यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, हमारे स्वशासन की स्थानीय इकाई है ये। स्वशासन का मतलब जो खुद के द्वारा शासन करती है। भाई, एक तो हमारे देश में केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, उसके बाद में गांव का विकास कैसे किया जाए। इस कृषि प्रधान देश में ये जो रूरल एरिया है अपना, जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें 50% से ज्यादा आबादी रहती है, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए वहां की लोकल एक छोटी सी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो हमारी पंचायत को कहा जाता है स्वशासन की स्थानीय इकाई, जो हमारे स्थानीय लोकल एरिया में वहां पर प्रशासन या उनको चलाने का काम, उनका विकास करने का काम, उनका डेवलपमेंट करने का काम करती है। यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। अब इससे पहले कि मैं आपको पूरा का पूरा संविधान की चीजें पढ़ाऊं, उससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पंचायत शब्द, नागरिक शब्द, ये पहले भी कभी यूज हुए क्या, इनका इतिहास क्या है। तो देखो, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में हमें मिलता है सभा, समिति, विदत। इन शब्दों का जिक्र आपको वैदिक काल में मिल जाएगा कि एक सभा हुआ करती थी, समिति हुआ करती थी, विदत हुआ करती थी। मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया, विदत सबसे पुरानी काउंसिल, सबसे पुरानी परिषद हुआ करती थी वैदिक काल में, देवताओं के काल में। ठीक है। उसके बाद रामायण के काल में शहर के पीछे पुर लगा दिया जाता था और ग्राम को जनपद कहा जाता था। शहर को पुर कहते थे और ग्राम को जनपद कहते थे। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो जनपद का मतलब गांव या शहर हुआ करता था, नगर या गांव हुआ करता था। और महाभारत काल में तो आपने देखा होगा कि गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामिक। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहते हैं। 10 गांव के मुखिया को दशप कहते हैं। 20 गांव के मुखिया को विश्य अधिपति कहते थे। 100 गांव के मुखिया को सतग्राम अध्यक्ष और 1000 गांव के मुखिया को शतग्रामपति कहा जाता था। ये शांति पर्व नाम का एक अध्याय है महाभारत के अंदर, वहां पर लिखा हुआ कि महाभारत काल में गांव और शहरों को जनपद कहा जाता था और गांव के मुखिया को ग्रामिक, 10 गांव के मुखिया को दशप, 20 गांव के मुखिया को विंश अधिपति, 100 गांव के मुखिया को सतग्राम अध्यक्ष और 1000 गांव के मुखिया को शतग्रामपति कहा जाता है। उसके बाद अगर हम प्राचीन काल की बात करें, एंशिएंट काल की बात करें, ठीक है, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, उसके बाद प्राचीन काल आएगा। तो नगर के लिए हम किसका यूज करते थे? पुर का। आज भी रामपुर, दशरथपुर, हरिपुर, ठीक है, बहुत सारी जगह पे पुर का यूज करते हैं। ज्यादातर गांव के पीछे में पुरी लगा रहता है, तो नगर के लिए पुर का यूज करते थे पहले। और नगर शब्द से ही बना है नागरिक। नगर में रहने वाला इंसान को क्या कहते हैं? नागरिक। वो व्यक्ति जो नगर में निवास करता है, इसलिए उसको नागरिक कहते हैं। तो नागरिक शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है। और मौर्य काल के टाइम की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में भी परिषद चला करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य काउंसिल चलाता था, परिषद चलाता था ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। ये हमें मिलता है किसमें? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की एक फेमस बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की किताब में इन चीजों का जिक्र मिलता है। गुप्त काल के टाइम पे जिला अधिकारी को विषयपति कहते थे और ग्राम अधिकारी को ग्रामपति कहते थे। गुप्त काल के भी टाइम पे भी इनका जिक्र मिलता है कि जिला अधिकारी, शहर के अधिकारी को विषयपति और गांव के अधिकारी को ग्रामपति कहा जाता था। इसके बाद अगर हम आगे चले तो मध्यकाल के टाइम पे, मेडिवल मध्यकाल के टाइम पे, सल्तनत काल की स्पेशली बात करें तो यहाँ पर गांव या शहरों को विलायत कहा जाता था। छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों को, छोटे छोटे शहरों को विलायत कहा जाता था। इसके बाद आता है ब्रिटिश काल। और ब्रिटिश काल के टाइम पे हमारी ग्राम पंचायतें कमजोर होती गई। ग्राम पंचायतें वीक होने लगी, कमजोर होने लगी, क्योंकि इन्होंने ग्राम पंचायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि इनका जो माइंड सेट है ना, वो ग्रामीण माइंड सेट नहीं था। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप ध्यान दो कि ब्रिटेन के अंदर क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण आ गया है, तो वहां पर गांव ज्यादा बचे नहीं है। और यहां पर अपने तो गांव ही गांव है, तो इन्होंने गांव के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो धीरे धीरे हमारी ग्राम पंचायतें कमजोर होती गई, इनके फैसलों को मान्यता कम मिलने लगी। इसके बाद में आता है लॉर्ड रिपन का टाइम। लॉर्ड रिपन आपको पता है कि वाइसरॉय है और उन्होंने 1882 में एक एक्ट निकाला जिसका नाम है
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, और इसी के आधार पर इन्होंने हमारी ग्राम पंचायतों को थोड़ी क्या दी, पावर दी। हमारी जो लोकल डेमोक्रेसी थी, जो हमारा लोकल लोकतंत्र था, ग्राम पंचायतों का एरिया था, छोटे छोटे इलाकों का विकास कैसे किया जाए, उसके ऊपर लॉर्ड रिपन ने एक अधिनियम जारी किया 1882 में। इसलिए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्वशासन इकाई का जनक। ये मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि लॉर्ड रिपन को स्वशासन इकाई का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन अपने आप में ये। इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी। जो हमारी लोकल स्थानीय लोकतंत्र है, हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र लोकल, उनके लिए क्या साबित हुआ, ये मैग्ना कार्टा साबित हुआ। मैग्ना कार्टा का संबंध है ब्रिटेन से, और मैग्ना कार्टा शब्द का अगर मैं एक शब्द में मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है आम जनता के अधिकार, ठीक है, अपने सिटीजन्स को राइट्स देना, फ्रीडम देना, स्वतंत्रता देना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है लोकल डेमोक्रेसी का मैग्ना कार्टा। उसके बाद में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया 1919 में, और इसने क्या कहा, ग्राम पंचायतों को किसको सौंप दिया, प्रांतों को सौंप दिया। इस अधिनियम के द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रांतों को सौंप दिया गया, और इन प्रांतों के अंदर आने के बाद बहुत सारे प्रांतों ने क्या क्या किया है, यहां पर छोटे छोटे कई सारे रूल रेगुलेशन बनाए हैं हमारे ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए, लोकल एरियाओं का विकास करवाने के लिए। तो ये थोड़ा इतिहास था। और इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, आजाद होने के बाद आपको पता है कि अनुच्छेद 40 हमने संविधान में लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 आएगा। उसके अंदर हमने क्या किया कि भाई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, वो हम आगे अभी डिटेल में समझने वाले हैं। उसके अलावा अब आप अपने एक बार ढांचे को समझो। अगर हम भारत देश का ढांचा समझे तो ये हमारी केंद्र सरकार है, ये हमारी राज्य सरकार है, और ये हमारी स्थानीय इकाई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय इकाई। केंद्र सरकार में राज्यसभा लोकसभा 2 सदन होते हैं, राज्य में भी विधानसभा विधान परिषद 2 सदन होते हैं। लोकसभा के अंदर, लोकसभा का मतलब क्या है, लोगों का ग्रुप, ठीक है, लोगों का समूह जिनको डायरेक्ट जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। तो यहां पर लोगों का ग्रुप लोकसभा, यहां पर सभा शब्द रिप्रेजेंट करता है विधायिका को। ये लोग क्या करते हैं, देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाते हैं। तो ये सभा शब्द रिप्रेजेंट किसको करता है, विधायिका को, लेजिस्लेचर को, कि ये सभा भारत को चलाने के लिए नियम कानून बनाती है। और इसके अंदर आपको पता है कि प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारा मंत्री और मंत्री परिषद बैठता है, और ये किस तरीके से काम करता है, ये कार्यपालिका के रूप में काम करता है। हमारा प्रधानमंत्री और पूरा का पूरा मंत्री परिषद किसके रूप में काम करता है, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है। इन नियम कानूनों को बनाने का काम भी करता है और लागू करवाने का काम भी करता है। उसके बाद में राज्यों की बात करें तो राज्य में भी देखो विधान परिषद और विधानसभा, यहां पर भी सभा आया है। तो यहां पर भी आम जनता के द्वारा अपना प्रतिनिधि राज्यों में भेजा जाता है, जिसको हम एमएलए या विधायक कहते हैं। यहां पर हम इसको एमपी या सांसद कहते हैं, राज्यों में एमएलए या विधायक कहते हैं। तो यहां पर सभा शब्द लगा हुआ है, ये सभा शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है, विधायिका को। तो लोगों ने जिन लोगों, आम जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर जिन लोगों को इस सदन में बिठाया है, वो सदन में बैठने वाले लोग राज्य के लिए नियम कानून बनाने का काम करते हैं, इसलिए विधायिका के रूप में काम करता है। और इस सदन में कुछ महत्वपूर्ण लोगों का ग्रुप होता है जिसको मंत्री बोलते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद शामिल है, ये कार्यपालिका के रूप में काम करता है। और फिर हम बात करते हैं अपने स्थानीय ग्रामीण ढांचे की। तो यहां पर भी आप देखो एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का मतलब होता है मतदाता, समझ लेना। ग्राम सभा का मतलब होता है उस गांव के सभी लोग जो मतदान करने के लायक है, वयस्क है, 18 साल से ज्यादा उम्र है, वो सभी ग्राम सभा का हिस्सा है। तो ग्राम सभा का मतलब क्या हो गया, वो उस गांव के सभी लोग, उस गांव के सभी लोग जो मतदान करने लायक है, 18 साल से ज्यादा उम्र है। तो यहां पर भी सभा शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है, विधायिका। ये गांव के लोग जो चाहते हैं कि भाई रोड बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, तालाब बनना चाहिए, ठीक है, जैसा भी ये चाहते हैं वैसा काम हो जाता है। और एक होता है गांव में सरपंच, ठीक है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ग्राम सभा के लोग करते हैं। तो सरपंच का चुनाव होता है बाकायदा, सरपंच उस गांव का मुखिया होता है। जैसे यहां पर प्रधानमंत्री है, यहां पर मुख्यमंत्री है, वैसे यहां पर कौन है, सरपंच है। और ये सारे के सारे क्या है, वार्ड मेंबर है। तो सरपंच का चुनाव उस ग्राम सभा के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और सरपंच उस गांव का मुखिया होता है।
सरपंच किस रूप में काम करता है? एग्जीक्यूटिव के रूप में। सरपंच किस रूप में काम करता है? कार्यपालिका के रूप में। भाई लोकसभा में सारे के सारे लोग कितने हैं? 543 है, लेकिन इसमें से मेन आदमी कौन है? प्रधानमंत्री। यहां पर भी अलग अलग राज्य में, जैसे राजस्थान में 200 एमएलए है, लेकिन यहां पर मेन आदमी कौन है? मुख्यमंत्री। यहां पर भी गांव के अंदर, ठीक है, वार्ड मेंबर होंगे और सरपंच होगा, तो इनमें मेन आदमी कौन है? सरपंच। तो ये सभा 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 का मतलब होता है लोगों का ग्रुप जो नियम कानून बनाने का काम करते हैं, इसलिए विधायिका के रूप में काम करता है। और कुछ गिने चुने लोग इस सभा के अंदर से, कुछ गिने चुने लोग जिनको मंत्री बोलते हैं यहां पर, तो और यहां पर सरपंच या वार्ड मेंबर बोलते हैं, ये किसके रूप में काम करते हैं? कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। तो ये हमारे देश का छोटा सा मैंने आपको ढांचा बताया है। एक क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाता है, ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ग्राम सभा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि ग्राम सभा के अंदर लोग डायरेक्ट चुने जाते हैं। आप सभी को पता है ग्राम सभा के लोग डायरेक्ट सरपंच का चुनाव करते हैं अपने वोट के माध्यम से। जब मैंने आपके लिए पॉलिटी का पहला लेक्चर लिया था आज से 3-4 महीने पहले, पॉलिटी की पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्यों है। मैंने इधर पेड वगैरह ये बनाया होगा, आपको बेस्ट एग्जांपल दिया होगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो लेक्चर आप उठा के देख लेना कि व्हाई ग्राम सभा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण क्यों मानते हैं? ठीक है, ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, इसमें भी हम प्रत्यक्ष रूप से लोगों को चुनते हैं, ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, लेकिन छोटे लेवल पर सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है? हमारी ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। ग्राम पंचायतों का संगठन करना। ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमने इस बात का जिक्र किया कि गांव का विकास करने के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का, लोकल एरियाओं का विकास करने के लिए हमें ग्राम पंचायतों का गठन करना पड़ेगा। अब यहां पर ये किसका पार्ट है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। और आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार देने के लिए तो राज्य बाध्य है, कि मौलिक अधिकार तो हमारे नागरिकों को देना ही है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अधिकार देने के लिए हमारा राज्य बाध्य नहीं है, ये गैर न्यायोचित होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होने की वजह से और इनका नेचर गैर न्यायोचित होने की वजह से कि राज्य ये करने के लिए ज्यादा बाध्य है नहीं, ठीक है, ये संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करो, लेकिन वो बाध्य नहीं है, इसलिए कभी एग्जैक्ट या एक बढ़िया ढांचा बन ही नहीं पाया भारत के अंदर ग्राम पंचायतों का विकास करने के लिए। इसके लिए बहुत सारी कमेटी आई है। अब कमेटियों से संबंधित क्वेश्चन आगे जाते हैं। अपने एक लाइन का क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40, काम खत्म। समिति आपसे बार बार पूछी जाती है। सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया नेहरू जी ने। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया नेहरू जी ने 1952 में। हर एक कमेटी के आगे मैं इसकी डेट लिखूंगा और आप नोट करते जाना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 कमेटियां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में लाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसमें अपनी भागीदारी दिखाएं, पार्टिसिपेट करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करवाया जा सके। लेकिन ये इतना चला नहीं, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम थोड़ा फेल हो गया, ज्यादा सक्सेस हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे क्या करना है, कैसे विकास करवाना है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़ा असफल हो गया। इसके असफल होने के बाद फिर एक कमेटी बनती है, महत्वपूर्ण कमेटी, आज तक की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर, 3 स्टेज की पंचायती राज संस्थान का सुझाव दिया। पंचायती राज संस्थान, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 3 टियर, 3 लेयर बनाई गई कि कैसे कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे। सबसे पहले ग्रामीण लेवल पर क्या पढ़ाएंगे? ग्राम पंचायत। ग्रामीण लेवल पर ग्राम पंचायत बना दी। उसके बाद तहसील लेवल पर, ब्लॉक या तहसील लेवल पर हम क्या बनाएंगे? पंचायत समिति, या इसको ब्लॉक समिति भी बोलते हैं। तहसील लेवल पर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति बनाएंगे। और फिर जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनाएंगे? जिला परिषद बनाएंगे। जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनाएंगे? जिला परिषद बनाएंगे। तो ये 3 लेयर की हम
पंचायती राज संस्थान का ढांचा तैयार करेंगे भारत में, ये कहा बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेल होने के बाद, और आज तक यही चला आ रहा है। इससे बेस्ट ढांचा अब तक तैयार हुआ ही नहीं है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ग्रामीण क्षेत्र, तहसील क्षेत्र और जिला क्षेत्र के ऊपर। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका परिणाम क्या हुआ? बलवंत राय मेहता कमेटी का परिणाम हुआ कि 2 अक्टूबर 1959 को बगदारी गांव, नागौर जिला, राजस्थान राज्य और देश भारत के अंदर पहली बार पंचायती राज संस्थान की शुरुआत की गई। तो आपसे बार बार ये पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पंचायती राज संस्थान या प्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां पर हुई, किस राज्य में हुई, किस जिले में हुई? तो वो हुई थी बेटा 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 बगदारी गांव, नागौर जिला, राजस्थान के अंदर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको उद्घाटन किया है पंचायती राज संस्थान का। अब हमें यही पता होता है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके 1 महीने बाद 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज संस्थान की स्थापना कर दी गई है। तो हमें राजस्थान को रट के चले जाते हैं, नागौर को रट के चले जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ देता कि बताओ राजस्थान के जस्ट बाद किस राज्य के अंदर पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गई? वो है आंध्र प्रदेश। तो इन दोनों राज्यों के नाम याद रखना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान में पहले हुई है, आंध्र प्रदेश में बाद में हुई है। उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति 1977। अशोक मेहता समिति ने 2 लेयर का पंचायती राज संस्थान की स्थापना करने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा एक तो जिला परिषद होना चाहिए और एक मंडल पंचायत होना चाहिए, एक तो तहसील लेवल पर होना चाहिए और एक जिला लेवल पर होना चाहिए। तो अशोक मेहता कमेटी ने 2 लेयर, 2 परत की पंचायती राज की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। और उसके अलावा ये सब आपके सामने महत्वपूर्ण कमेटियां जो अपने समय समय पर आई है। हनुमंथा राव समिति 1983, हनुमंथा राव समिति, जी.वी. की राव समिति 1985 में आई है। उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आई है। सरकारिया कमीशन का भी संबंध किससे है? ग्राम पंचायतों से ही है। सरकारिया कमीशन कहते हैं क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था उनका नाम था राजेंद्र सिंह सरकारिया की वजह से इसको सरकारिया कमीशन कहते हैं 1988 में। वी.एन. गौडगिल समिति 1988 में, पी.के. थुंगन समिति 1989 में और एच.एस. खारा समिति 1990 में। तो आपको ग्राम पंचायतों की समिति से संबंधित एक क्वेश्चन एसएससी रेलवे में मिलता ही है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपने आप में क्वेश्चन है। 10 समितियां मैंने आपको बता दिया, जिसमें से आपको याद कौन सी रखनी है? एक तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया, बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई, अशोक मेहता कमेटी कब आई है, इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यहां से हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है। अब आप सभी को पता है कि आपने पढ़ा होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, नगर पालिका से या म्युनिसिपालिटी से संबंधित है। तो हम ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए 64वां संविधान संशोधन बिल आया। यह बिल है भाई, क्या है? ये विधेयक है, यह अधिनियम नहीं है। मैंने आपको बिल और एक्ट में अंतर समझा दिया है। मैंने आपको विधेयक और अधिनियम में अंतर पहले समझा दिया है। बिल अधिनियम कब बनता है? विधेयक अधिनियम तब बनता है जब वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर मिल जाए, इन 3 प्रोसेस से गुजर जाए। तो 64वें नंबर का बिल आया था 1989 में। किसके टाइम पे यह आया था? राजीव गांधी के टाइम पे। राजीव गांधी चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्राम पंचायतों को पावर दी जाए और शहरी क्षेत्र के अंदर नगर पालिकाओं को पावर दिया जाए। तो 89 में आया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। और ये भी 89 में आया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। तो आपसे अगर बिल नंबर पूछे तो बिल नंबर है 64वां और 65वां। उसके बाद में फिर पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में 1992 में ये पास हो जाता है और ये बन जाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और ये बन जाता है 74वां संविधान संशोधन 1992। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्राम पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम अपनी नगर पालिका से संबंधित है। इसके अंदर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसके माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों के अंदर बाकायदा चुनाव के माध्यम से क्या
पोस्ट भरी जाएगी, सरपंच वगैरह बनेंगे, यहां पर भी चुनाव के माध्यम से पोस्ट भरी जाएगी, ठीक है। और चुनाव के माध्यम से आप सभी को पता है कि 1992 से पहले सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ करता था, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी सचिव एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता था, वही गांव का विकास करवाता था। लेकिन 1992 के बाद बाकायदा सरपंचों के चुनाव स्टार्ट हो गए और देश में फिर विकास की बाढ़ आ गई। तो बिल नंबर है 64 और 65 नंबर का, और संविधान संशोधन अधिनियम है 73वां और 74वां। और इसके माध्यम से भाग 9, देखो भाग 9 पहले से ही था और इसके अंदर फिर डाला गया पंचायत। भाग 9 में है हमारी पंचायत और अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक। और नया भाग डाला गया भाई, देखो भाग 9 तो पहले से है ना, भाग 9 तो पहले से ही है, ये पंचायतों से संबंधित है। फिर नया भाग डाला गया भाग 9A, भाग 9A नया ऐड किया गया और इसमें लिखा गया नगर पालिका या म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका या म्युनिसिपालिटी। यहां पर आप अनुच्छेद देखो 243A से 243O तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद में फिर अगले अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक हो गया है। ए से ओ तक यहां तक और पी से लेकर जेड जी तक। अभी डबल डिजिट क्यों आ रही है भाई? ए से लेकर जेड तक पूरी गिनती खत्म हो गई तो फिर से फिर ऐसे लिखा गया ए बी सी डी, तो ये कहां पर जाके पहुंचा? जेड जी तक जाके पहुंचा। ए से जेड तक गिनती खत्म हो गई, उसके बाद में वापस से ए बी सी डी लिखा गया तो कहां पर जाकर पहुंचा? जेड जी तक जाकर पहुंचा। इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची ऐड की गई, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची ऐड की गई और इसमें 29 विषय बनाए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 29 विषयों के ऊपर हमें नियम कानून बनाने हैं। 11वीं अनुसूची ऐड की गई, इसके माध्यम से 12वीं अनुसूची ऐड की गई। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची ऐड की गई और इसमें कितने विषय बनाए गए? 18 विषय बनाए गए। इसमें 18 विषय बनाए गए कि नगर पालिका इन 18 विषयों पर काम करने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखना इन चीजों को। आगे चलते हैं, हमारे देश का ढांचा समझो जरा। एक हमारी भारत सरकार है, ठीक है, एक हमारा सेंटर है, उसके बाद स्टेट आ जाते हैं, राज्यों के अंदर राज्य सरकार है और उसके बाद आता है संभाग मंडल या डिवीजन। संभाग मंडल या डिवीजन बोला जाता है 4-5 जिलों को एक साथ मिलाकर, 4-5 जिलों को अगर हम एक साथ मिला देंगे ना तो उसको बोलते हैं संभाग या डिवीजन। और उसके बाद आता है जिला, हमारे जिले आ जाते हैं। तो भारत सरकार, राज्य सरकार, उसके अंदर राज्यों के अंदर संभाग और मंडल होते हैं और एक होता है जिला। इसके बाद अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जिला परिषद, यहां पर पंचायत समिति और यहां पर ग्राम पंचायत। तो जिले के अंदर क्या बनती है? जिला परिषद। जिले के अंदर क्या बनता है? जिला परिषद। तहसील के अंदर क्या बनता है? पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या बनता है? ग्राम पंचायत। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर रिकमेंडेशन किया था। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के अंदर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, तहसील के अंदर क्या किया जाएगा? पंचायत समिति या ब्लॉक समिति बनाई जाएगी और जिले के अंदर क्या बनाया जाएगा? जिला परिषद। तो ये 3 लेयर है, 1 2 3। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, तहसील लेवल पर पंचायत समिति, ब्लॉक समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। उसके बाद में इधर हम बात करते हैं। अब देखो जिले के अंदर अब आपकी पॉपुलेशन डिपेंड करेगी भाई। जिला बहुत बड़ा होता है, एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी होती है, तो उसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। अगर हम इधर बात करेंगे, एक होती है नगर पंचायत। अगर 20,000 के आसपास पॉपुलेशन है ना, 20,000 के आसपास पॉपुलेशन है, 4-5 कॉलोनियों को अगर हम मिला दें, 4-5 कॉलोनियों को या 10-15 कॉलोनियों को मिला दे तो 20,000 के आसपास पॉपुलेशन बच जाएगी। तो इस एरिया में बनेगा सिटी काउंसिल। अगर पॉपुलेशन 5 लाख के आसपास है तो वहां पर क्या बनेगा? म्युनिसिपालिटी या नगर पालिका। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, मेगा सिटी है, तो वहां पर क्या बनाया जाता है? नगर परिषद बनाया जाता है। ठीक है, जैसे दौसा है, दौसा की पॉपुलेशन 10 लाख नहीं है तो वहां पर क्या मिलेगी? केवल नगर पालिका, म्युनिसिपालिटी मिलेगी। जयपुर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो वहां पर क्या मिल जाएगा? नगर परिषद, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं नगर निगम भी बोलते हैं। इसको कई बार नगर परिषद को हम नगर निगम भी बोल देते हैं। तो शहरी क्षेत्र के अंदर भी 3 लेयर है। एक तो अगर कम पॉपुलेशन है तो नगर पंचायत, थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है तो नगर पालिका और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो नगर परिषद होता है। और इसके अलावा वार्ड आप लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे अपने गांव में वार्ड मेंबर बनता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में गांव को भी बांट देते हैं, वैसे शहर में हम वार्ड बनाकर रखते हैं और वार्डों के माध्यम से इनको फिर भरा जाता है चुनाव के माध्यम से।
गांव के मुखिया को हम सरपंच कहते हैं, ये आपको पता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच। नगर पालिका या नगर परिषद के मुखिया को हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, ध्यान रखना। नगर परिषद या नगर पालिका के मुखिया को मेयर कहते हैं, और जिला परिषद के मुखिया को हम चेयरमैन या अध्यक्ष कहते हैं। इन पोस्टों के नाम भी ध्यान रखना कि गांव के मुखिया को सरपंच कहते हैं, नगर परिषद या नगर पालिका के मुखिया को मेयर कहते हैं, और जिला परिषद के मुखिया को चेयरमैन या प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब और महत्वपूर्ण चीजें हम समझते हैं ग्राम पंचायत के बारे में और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो देखो जरा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान, कंपलसरी प्रोविजन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है? सबसे पहली चीज है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा, आप सभी को पता है कि ग्राम सभा का गठन करना बहुत जरूरी है। ग्राम सभा हर महीने में 1 या 2 बार लगती है अपने गांव के अंदर। ग्राम सभा, देखो सरपंच बोलता है सचिव को, आपको सब पता है कि गांव में सचिव भी होता है तो सरपंच बोलता है सचिव को, और सचिव जाकर गांव-गांव में, घर-घर में जाके बोलता है कि हाँ भाई हमें ग्राम सभा का गठन करना है। और ग्राम सभा का गठन करने के लिए कम से कम लोग कितने होने चाहिए? मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो कोरम या गणपूर्ति, गणपूर्ति या कोरम नाम का शब्द बताया था मैंने आपको कि लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई वैसे स्टार्ट नहीं हो जाती है, उस सदन का 10% लोग उपस्थित होने चाहिए कम से कम, तभी जाके कार्रवाई स्टार्ट होती है, ये आपको बता चुका हूं। तो ग्राम सभा की बैठक तभी होती है जब 10% लोग हों। उस गांव के 10% लोग, जैसे मान लो कि गांव में 5000 लोग हैं, 10% निकाल लो इसका, कितना? कम से कम 500 लोग, इतने आएंगे तभी ग्राम सभा की बैठक होती है या ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ग्राम सभा, उसके बाद देखो गांव का विकास करवाने के लिए 3 टियर का पंचायती राज संस्थान का गठन किया जाएगा। 3 टियर, ये वही है बलवंत राय मेहता कमेटी। प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से सारे पद भरे जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। जिला परिषद एवं ब्लॉक समिति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। जिला परिषद, देखो 3 टियर है ना, एक तो सरपंच का चुनाव तो डायरेक्ट हो गया, ये तो क्या ग्राम पंचायत, उसके बाद में क्या है? पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, इसके लिए सरपंच लोग वोट डालते हैं। और उसके बाद क्या है? जिला परिषद, जिला परिषद के लिए भी सरपंच लोग वोट डालने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से करवाया जाएगा, लेकिन जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहां पर जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है जैसे सरपंच के चुनाव में भाग लेती है। उसके बाद में महिलाओं के लिए आरक्षण है 33%, आपको पता है। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, अभी मैं आपको बता रहा था कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 33% या 1/3 आरक्षण है। और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका या शहरी क्षेत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण है। तो यह आरक्षण नगर पालिका के अंदर भी है, ध्यान रखना। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में एसटी और एससी को भी आरक्षण होता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। हमारे सरपंच का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? हमारे सरपंच का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और यदि पहले ही डिसॉल्व हो जाता है, मान लो त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, या इस्तीफा वगैरह कुछ दे दिया, तो तुरंत इलेक्शन करवाए जाएंगे, ठीक है। तुरंत इलेक्शन करवाओ और वापस से सरपंच का चुनाव करवाओ, सरपंच का पद भरो। तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और अगर पहले ही कुछ ऐसा हो गया तो वापस से चुनाव करवाओ। स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग बनाया जाएगा। ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन करना जरूरी है, यही चुनाव करवाता है। क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको राज्य चुनाव आयोग लगाना है। हर एक राज्य में राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए इन लोकल अथॉरिटी का चुनाव करवाने के लिए। और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाना पड़ेगा, राज्य वित्त आयोग। जैसे भारत देश में एक फाइनेंस कमीशन है ना, वित्त आयोग है, वैसे राज्य के अंदर होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, जो ये बोलेगा कि भाई ग्राम पंचायतों को सही तरीके से राज्य पैसा दे रहा है या नहीं, ठीक है, सही तरीके से पैसे का या मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं, ताकि वो सही तरीके से चुनाव करवा पाए, सही तरीके से विकास करवा पाए, ठीक है। ये सारी चीजें भी कंपलसरी है। इसके अलावा 2 चीजें और हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
आपसे कई बार आप लोग मुझसे बार भी पूछते हैं कि सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, जिस दिन चुनाव पड़ता है, जिस दिन सरपंच का चुनाव होता है, उस दिन एक ऑफिसर आता है जिसको हम बोलते हैं आरओ ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ ऑफिसर या चुनाव अधिकारी। यही चुनाव अधिकारी जाता जाता सरपंच को शपथ दिला के जाता है। और एक और, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सरपंच अपना त्यागपत्र ग्राम विकास अधिकारी को, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को सरपंच अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ग्राम विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो आज हमने हमारा पूरा का पूरा ढांचा किसका पढ़ा है? हमारी ग्राम पंचायत का। ठीक है, इसमें से आपको सारे क्वेश्चन दिखा देंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।